हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की तीसरी वीडियो है और इसमें हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं और तो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन हम बोलते हैं किसी रीति रिवाज को, ठीक है। ए कन्वेंशन इज ए रूल, मेथड और प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड बाय अ यूजेज। मतलब कोई रूल, कोई तरीका, कोई काम करने का मेथड या प्रैक्टिस कोई जो इतनी इस्तेमाल की जाती है, जिसको इतनी बार दोहराया जाता है कि वो रीत बन जाती है, रिवाज बन जाता है, उसको बोलते हैं हम कन्वेंशन, ठीक है। इट डिनोट्स ए कस्टम। वही मैं बोल रहा हूं कि ये एक रिवाज होता है, ट्रेडिशन होती है, ठीक है। जैसे शोइंग नॉर्थ एट द टॉप ऑफ मैप, जो दुनिया का मैप होता है या किसी भी सिटी का मैप होता है, उसमें हम जो नॉर्थ होता है वो हमेशा ऊपर की साइड क्यों दिखाते हैं? ये कोई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये क्या है? ये कन्वेंशन है, रिवाज है। पहले से लोगों ने ऐसे ही दिखाया है तो आज भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। अगर हमने कभी नॉर्थ नीचे दिखाया तो कोई रूल वायलेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कन्वेंशन है, ओके। जैसे दूसरी एग्जांपल है राइटिंग टू एंड बाय इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? कोई भी अकाउंट बना हुआ, आप उसमें डेबिट साइड हम पर्टिकुलर्स के साथ टू वर्ड लिखते हैं, जैसे टू कैश, टू बिल्डिंग। और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय वर्ड, जैसे बाय कैश, बाय बिल्डिंग। तो ये भी एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन खासकर यूके, इंडिया वगैरह में फॉलो की जाती है। यूएस में ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं की जाती है। तो ये एक कन्वेंशन है। अगर ये कोई साइंटिफिक रूल होता या इसके पीछे कोई लॉजिक होता फिर तो यूएस वाले गलत कर रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तीसरी एग्जांपल इसकी, द मैनर इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे सलाम नमस्ते करते हैं, वो भी ट्रेडिशन होती है, वो भी रिवाज, कन्वेंशन होता है। कोई हाथ मिलाते हैं, कोई हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? कन्वेंशंस, ओके। अब है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग कन्वेंशन आपको पता है कि पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस लिए हम फॉलो करते हैं? ताकि अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आए, कंपैरेबिलिटी आए। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में यूनिफॉर्मिटी आए, कंपैरेबिलिटी आए। एक बिजनेस के अकाउंट्स को हम दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकें। या अगर कोई हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर है तो वो हर जितने भी वो चाहे हर बिजनेस का अकाउंट को देख सकता है और उनको अच्छी तरह समझ सकता है। अगर हर एक बिजनेस अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करे तो उनको समझना और उनमें रिलायबिलिटी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें ये कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक बिजनेस ये कन्वेंशंस फॉलो करता है ताकि उनके रिकॉर्ड जो हैं, उनके अकाउंट जो हैं वो एक जैसे बने, ठीक है। तो हम पहली कन्वेंशन देखते हैं क्या है। पहली कन्वेंशन है हमारी फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? कोई छुपी हुई चीज उसको बाहर निकालना, उसको दिखा देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मीन्स टू कम्युनिकेट द हेल्थ ऑफ ए बिजनेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स। हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक जरिया है जिससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत से स्टेक होल्डर्स तक पहुंचती है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? वो लोग जिनकी बिजनेस में इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट से मतलब उनका हित होता है बिजनेस में। जैसे शेयर होल्डर्स, उनका पैसा लगा हुआ होता है बिजनेस में। जैसे गवर्नमेंट, उन्होंने टैक्स लेना होता है बिजनेस से। जैसे कस्टमर्स, जिन्होंने प्रोडक्ट लेने होते हैं बिजनेस से। तो उन तक इन्फॉर्मेशन बिजनेस की पहुंचे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, या लॉस तो नहीं हुआ है, या कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, या सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं, एटसेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। Thus, these statements should act as a means of conveying information and not concealing it. तो जो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है, ये क्या काम करनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन को छुपाने का या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का, कन्वे करने का। ऑब्वियस सी बात है, इनका काम है इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देने का, ठीक है। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो ये कन्वेंशन फॉलो अगर करेंगे तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बिजनेसमैन जो है, अकाउंटेंट जो है, वो ऑनेस्टली प्रिपेयर करने चाहिए। उनमें कोई फ्रॉड, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और वो ऐसे उनको बनाने चाहिए कि वो सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन
वो डिस्क्लोज कर दे, वो दिखा दे, वो कन्वे कर दे, वो कम्युनिकेट कर दे, किसको? शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को और बाकी स्टेक होल्डर्स को, बाकी यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे मटेरियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मटेरियल इंफॉर्मेशन को हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मटेरियल इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन जो किसी इंसान को डिसीजन लेने में काम आए। कोई इंफॉर्मेशन होती है जो आपको डिसीजन लेने में काम नहीं आती है, तो उस इंफॉर्मेशन का आपको कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो आपके काम आए उसको बोलेंगे मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई बिजनेस है और उसका मैनेजर बीमार हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर होल्डर्स को बोलने की जरूरत नहीं है, ना क्रेडिटर्स को, ना गवर्नमेंट को, एटसेट्रा। उनके लिए इमैटेरियल इंफॉर्मेशन है। उनके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ना कि मैनेजर की शादी हुई है या नहीं। ठीक है। दिस कन्वेंशन एज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द मैनेजमेंट इज डाइवर्स फ्रॉम ऑनरशिप। इसका मतलब क्या है? ये कन्वेंशन खासकर इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कंपनीज जो होती हैं, उनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को चलाती है, डे टू डे बिजनेस को चलाती है, और जो ऑनर्स होते हैं वो अलग अलग लोग होते हैं। उनमें एक किस्म का डाइवोर्स होता है। ठीक है। मैनेजमेंट जो होते हैं वो एजेंट होते हैं ऑनर्स के, शेयर होल्डर्स के, लेकिन शेयर होल्डर जो है वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने का काम मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा भी सकती है अगर वो ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे काम आता है कि मैनेजमेंट को ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं ताकि शेयर होल्डर्स को सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन मिल जाए। वो ऑनर्स हैं, उनको हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, खासकर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में मैनेजर और ऑनर सेम होते हैं। सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा होता है, वो खुद मैनेजर होता है तो खुद ऑनर भी होता है, तो वहां पे ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है फुल डिस्क्लोजर, और उनके अकाउंट्स भी जनरल पब्लिक में पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस के जो कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स एक तो जनरल पब्लिक में पब्लिश करने होते हैं, दुनिया ने देखने होते हैं, दूसरा मैनेजमेंट और ऑनरशिप डाइवोर्स्ड होती है, तो वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन। ओके, दैट इज वाई फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 इटसेल्फ इन शेड्यूल 3। तो इसीलिए जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसीलिए इसने खुद फॉर्मेट बनाया है कि कंपनीज को कैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, ताकि वो ऐसे बनाएं कि कोई इंफॉर्मेशन छुप ना सके, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, मटेरियल इंफॉर्मेशन छुप ना सके। इन्होंने खुद फॉर्मेट, वरना अगर कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट नहीं होता तो फिर अपनी मर्जी से बना लेते, अपने बिजनेसमैन अपने हिसाब से बना लेते अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा भी सकते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी नहीं है तो वो दिखा भी सकते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट ने खुद फॉर्मेट दिया है, तो अब कोई चॉइस नहीं है। आपने, अगर आप कंपनी हो, आपने वैसे ही अपने अकाउंट्स बनाने हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन, मटीरियल इन्फॉर्मेशन हर एक स्टेक होल्डर को टाइम पे मिल जाती है। ओके, चलिए हम दूसरी कन्वेंशन देखते हैं। हमारी दूसरी है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का क्या मतलब है? प्रूडेंस मीन्स टू बी कॉशियस, कॉशियस रहना। जैसे हम बोलते हैं फूंक फूंक के कदम रखना, उसको बोलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इट इंप्लाइज दैट वी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। इस कन्वेंशन का क्या मतलब है? हमें बिजनेस को ऐसे चलाना है कि हम सेफ प्ले करें। अब इसका जो एसेंस है ना, मतलब जो इस कन्वेंशन का जो निचोड़ है वो क्या है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर एवरी लॉस। जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जो अभी 100% कंफर्म नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट होगा या नहीं, तो उस प्रॉफिट को आप अभी प्रॉफिट नहीं मानोगे। लेकिन अगर कोई आपको लॉस होने का खदशा है, कोई आपको लग रहा है कि ये लॉस हो सकता है, बेशक अभी हुआ ना हो, लेकिन उसको आप लॉस मानोगे, इसको बोलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इसको बोलते हैं प्लेइंग सेफ, टू बी कॉशियस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कभी लॉस दिखाया और वो लॉस हुआ नहीं तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट दिखाया होगा और वो नहीं हुआ प्रॉफिट किसी वजह से, तो वो ज़्यादा गड़बड़ की बात है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप प्रॉफिट एंटिसिपेट ही ना करो। जो आपको कंफर्म है कि ये प्रॉफिट होने वाला है उसी को प्रॉफिट मानो। लेकिन अगर लॉस है कोई, जो लगता है कि आपको लॉस हो सकता है, बेशक अभी ना हुआ हो, लेकिन उसको लॉस हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर करना है। ठीक है। When there is an event of uncertain outcome, the revenue should be recognized when they are actually earned, but expenses should be recognized when they are reasonably probable. यही जो मैंने ऊपर समझाया कि जब uncertain outcome हो, आपको पता नहीं हो कि क्या होने वाला है,
किसी एक सिचुएशन में, तो वहां पे क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे प्रॉफिट हो सकता पे आप प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज मत करो जब तक प्रॉफिट हो ना जाए। लेकिन कॉस्ट जो होती है, लॉस जो होता है, एक्सपेंस जो होता है, उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है। अगर वो सिर्फ लग रहा है आपको हो सकता है तभी आपको रिकॉग्नाइज कर देना है, जरूरी नहीं है वो हो या ना हो। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है ये इसी वजह से करते हैं, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की वजह से। क्या कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है जो हमारा साल भर हमने स्टॉक जो खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन हम वो बेच नहीं पाए और साल खत्म हो गया, तो अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। उस टाइम जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है अपने गोडाउन में, शॉप में, कहीं पे भी, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम दिखाएंगे या तो मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू का मतलब है जिसपे हम उसको बेचना है, जो मार्केट में अभी प्राइस प्रिवेलेंट है, या तो कॉस्ट पे जिसपे हमने खरीदा है। समझ आ रही है? जो इनमें से कम होगी उस पे हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर देखो मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मतलब प्राइस आपने बेचना जब है इसको, वो अभी मार्केट, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अभी तो आपने नहीं ना बेचना उसको। कल को अगर वैल्यू गिर गई तो आपको लॉस हो रहा है ना। तो यहां पे जो प्रॉफिट था वो आपने पहले ही दिखा दिया, लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट आपने नहीं दिखाना है। अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है तो हम मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे। समझ आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पे दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या तो दिखाएंगे मार्केट वैल्यू पे या तो दिखाएंगे कॉस्ट पे, जो इनमें से कम हो। दूसरी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का क्या मतलब है? जैसे हमारा कोई डेटर है, डेटर मतलब जिसको हमने सामान, अपनी गुड्स बेची होती हैं उधार पे और उसने हमें पैसा देना होता है। लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें शक होता है क्या वो हमारा पैसा चुकाएंगे कि नहीं, है ना। तो इस यहाँ पे चांसेस हैं कि लॉस होगा। देखो लॉस नहीं हुआ है अभी, लेकिन हमने क्या फॉलो करना है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर एवरी लॉस। लॉस अगर हुआ भी नहीं है लेकिन उसके लिए हमने प्रोविजन पहले से बना के रखना है। मतलब क्या है, हमने पैसा थोड़ा सा पहले से ही अपने प्रॉफिट में अलग से रखना है, ताकि अगर कल को वो लॉस हो गया तो उसकी हम भरपाई कर सकें। तो अभी डाउटफुल डेट्स है ना, अभी जो डेटर्स है वो पूरी तरह बैड नहीं बना है। बैड मतलब जो डेटर पैसे आपके देता ही नहीं है। तो अभी तक अभी उस पर सिर्फ शक है, लेकिन शक की बिना पे ही हम प्रोविजन बना के रख रहे हैं, मतलब उसको हम लॉस मान रहे हैं, ये लॉस होने वाला है। समझ आ गया? प्रोवाइड फॉर एवरी लॉस। लेकिन अगर यहां पे प्रॉफिट की बात होती है तो उसको हम नहीं मानते प्रॉफिट अभी, जब तक वो हो ना जाए। ठीक है? यहीं पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हमेशा कम कर रहे हैं, हर साल थोड़ी थोड़ी उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। लेकिन कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, तो हमें एप्रिसिएशन भी दिखानी चाहिए ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन वो हम नहीं दिखाते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की वजह से। जैसे लैंड है, लैंड, हमारी लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट हो रही है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने प्ले सेफ करना है, हमने कॉशियस रहना है। हमने एप्रिसिएशन एसेट्स में नहीं दिखानी होती है, जो फिक्स्ड एसेट्स है हमारे, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखानी होती है। ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या है? इट रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, आप जब प्रॉफिट जहां पे होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, होने वाला है, तो वो नहीं दिखा रहे हो, तो उसकी वजह से जो टोटल प्रॉफिट है आपका वो अंडरस्टेट हो रहा है, कम दिख रहा है प्रॉफिट। उससे फायदे भी हैं कुछ, जैसे अगर आपने प्रॉफिट कम दिखाया तो आप पे टैक्स ऑब्वियसली कम लगेगा। और इससे दूसरा इफेक्ट क्या है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लॉस। तो जब आपका एक तो एक्चुअल लॉस अगर कभी हो गया, या तो कोई लॉस जो अभी हुआ नहीं है लेकिन उसके चांसेस हैं लॉस होने के, ठीक है, तो वो भी हम लॉस में दिखाएं, तो लॉस ओवर स्टेट हो रहे हैं, मतलब लॉस आप ज्यादा दिखा रहे हो, ओवर स्टेटमेंट कर रहे हो लॉसेस की, और अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो। ये इसका रिजल्ट है, किसका, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन का। समझ आ गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन। नेक्स्ट कन्वेंशन क्या है, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का क्या मतलब है? यहां पे मटीरियलिटी का मतलब है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है कोई चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा मटेरियल फैक्ट, वैसे यहां पे भी मटीरियलिटी का मतलब है रिलेवेंस। क्या वो चीज आपके लिए सिग्निफिकेंट है, क्या कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। इसका मतलब है कि कोई इवेंट या कोई आइटम आपके लिए कितना मायने रखती है, उसको बोलते हैं मटीरियलिटी। समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल आप वो चीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करोगे जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑफिस है उनका, और उस ऑफिस का कोई एक पेन खो जाता है, तो वो एक पेन खो जाना उनके लिए मटेरियल है या नहीं? उनके लिए मटेरियल
नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पेन 5 रुपए का होगा, 10 रुपए होगा, 100 रुपए का भी हो, तब भी उनके लिए मटेरियल नहीं है, क्योंकि उनके एसेट जो है वो मिलियंस में है ना, बिलियंस में है, तो उनके लिए 10 रुपए क्या वैल्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन वही पेन अगर किसी छोटे मोटे दुकानदार का गुम जाता है तो उसके लिए वो मटेरियल है ना। यहां पे क्या मतलब है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। मतलब रिलेटिव क्या मतलब क्या है, सब्जेक्टिव। एक बंदे के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, वही दूसरे के लिए अनइंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे मैंने पेन की एग्जांपल दी, एक छोटे से दुकानदार के लिए पेन का गुमना इंपॉर्टेंट इवेंट है, मटेरियल इवेंट है, लेकिन वही पेन का गुमना अंबानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम, समझ आया। एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का क्या मतलब है, कोई भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स को आप वो इंफॉर्मेशन दो जिसके बेस पे वो डिसीजन ले सकें कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इमटेरियल इंफॉर्मेशन दे के क्या फायदा है। अगर आपने वही इंफॉर्मेशन उसको दे दी कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजर हो और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ये भी लिख दिया लॉस बाय थेफ्ट, और उसमें लिखा 10 रुपए का पेन गुम गया हमारा, ठीक है, तो वो कोई इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस इन्वेस्टर को इंपैक्ट डाले, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इमटेरियल है। समझ आ रहा है। यहां पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे परचेज ऑफ पेन स्टेपलर नोटबुक इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड नॉट एन एसेट। जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स होते हैं वो करोड़ों के एसेट्स होते हैं, लाखों के एसेट्स होते हैं। तो वहां पे अगर आप एक पेन या स्टेपलर खरीद के 10 रुपए का एसेट डाल दोगे तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है आपकी बैलेंस शीट के लिए। समझ आ रहा है। तो इसलिए हम उसको एक एक्सपेंस की तरह मानते हैं तो एसेट ही। देखो पेन अगर आप खरीदोगे, स्टेपलर खरीदोगे, नोटबुक खरीदोगे, एक्चुअल में वो तो हैं एसेट ही, लेकिन वो इतने छोटे एसेट हैं कि वो इमटेरियल हो जाते हैं बैलेंस शीट के लिए। समझ आ रहा है। Therefore, relevant details must be given due consideration and trivial details should be ignored, otherwise financial statements would become ओवरबर्डन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो रिलेवेंट जो मटेरियल डिटेल्स हैं उनको ड्यू कंसिडरेशन देनी चाहिए, उनको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और जो ट्रिवियल डिटेल्स हैं, जो गैर जरूरी डिटेल्स हैं, जो इमटेरियल डिटेल्स हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। वरना जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ओवरबर्डन हो जाएंगी, उनमें इतनी छोटी छोटी खिचड़ पिचड़ मच जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। समझ आ गया। तो ये था मटेरियलिटी। चौथी कन्वेंशन को लेके थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ बुक्स में कंसिस्टेंसी चौथी कन्वेंशन दिखाई हुई है और कुछ बुक्स में ऑब्जेक्टिविटी चौथी कन्वेंशन दिखाई हुई है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी देखनी है तो वो मैं इस सीरीज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज की पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। कंसिस्टेंसी क्या होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन देखते हैं हम, जो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, पर्सनल जजमेंट ना देके, इमोशंस ना देके जो फैक्ट है उसको दिखाना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव रहना। ठीक है। इट इंप्लाइज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम पर्सनल जजमेंट एंड बेस्ड ऑन अनबाइज्ड एविडेंस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, वो क्या होने चाहिए, वो बेस्ड होने चाहिए, वो किसके आधार पे बने होने चाहिए, अनबाइज्ड एविडेंस। वो एविडेंस जो अनबाइज्ड है, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को, जो किसी पर्टिकुलर इंसान को फेवर ना करें। ठीक है। और इसमें पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए। जो आपको इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के थ्रू जिसको आप वेरीफाई कर सको, वो इंफॉर्मेशन आपने दिखानी है अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन ओपिनियंस। आपके ओपिनियन ऑब्वियसली काम आएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ बेस्ड हो आपके ओपिनियन पे, वैसा नहीं चलेगा। उनके पीछे उनके फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। ठीक है। द ऑब्जेक्टिविटी एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलायबल एंड वेरीफाइबल। ऑब्जेक्टिविटी से क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिवली आप अकाउंट्स बनाओगे उससे क्या होगा कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आपकी, वो रिलायबल हो जाएंगी, वो भरोसेमंद हो जाएंगी। वरना कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी जजमेंट से, अपने ओपिनियन से कुछ भी लिखेगा तो उसका क्या फायदा है। अगर आप बेस्ड ऑन फैक्ट्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तब जाके वो रिलायबल बनेंगी, तब जाके उस पर भरोसा आएगा लोगों का। ठीक है। और वेरीफाइबल, वेरीफाइबल का मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकें, तो तब जाके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लोगों को भरोसा आएगा। इट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर यूजफुल टू स्टेक होल्डर्स। जब आपने अनबायस्ड तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे तब जाके वो यूजफुल होंगे। अगर आपने अपनी मर्जी से, अपने ओपिनियन से बनाए होंगे तो वो हमें किस काम के हैं, है ना। वो आपके स्टेक होल्डर्स को, वो गवर्नमेंट को
वो शेयर होल्डर्स को किस काम की रहेंगी। जब आप, क्योंकि एक अकाउंटेंट अपनी मर्जी से बनाएगा, दूसरा अकाउंटेंट अपनी मर्जी से बनाएगा, तो वैसा आपने देख लिया कि ऐसा नहीं चलता है बिजनेस में। जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं वो बनने चाहिए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो बनने चाहिए ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से, वो बनने चाहिए ऐसे कि यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है। प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये हमने इन 3 वीडियोस में यही सीखा कि हमने जो अपने बिजनेस के अकाउंट्स है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो, रूल्स को फॉलो करके बनाना है, अपने ओपिनियंस नहीं डालने हैं। ओपिनियंस भी कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फैक्ट्स को भूल जाएं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स फैक्ट्स ही इस्तेमाल होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में। समझ आ गया? तो ये थे हमारे कन्वेंशंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।